नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 8/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूं, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण साबित होता है, इसलिए अपने डिटेल तैयारी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एनालिसिस करते रहें और देखते चलें। तो देखते हैं दोस्तों इस सेट का पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? यानी कि पानी के आधार पे दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बैकाल झील है दोस्तों। और बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील भी है, इसको भी याद रखिएगा। बैकाल झील कहाँ है दोस्तों? तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल भी कर लिया है। विश्व की सबसे बड़ा मीठे पानी की झील की बात करें दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन देखिए, लेक सुपीरियर झील है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा झील की बात करें तो कैस्पियन सागर है, जो कि दूसरा ऑप्शन है। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान पर अवस्थित झील की बात करें तो टिटिकाका झील है, जो कि पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर है। भारत की सबसे गहरी झील मानसबल झील है दोस्तों। जबकि भारत का सबसे नमकीन झील सांभर झील है। सांभर झील जो राजस्थान में है दोस्तों, भारत के कुल नमक उत्पादन का 11 से लेकर 15% नमक उत्पादन करता है। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील है। और खारे पानी की तटीय एवं लैगून झील चिल्का झील उड़ीसा में है। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं फर्स्ट और लास्ट में एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता झील का नाम क्या है और कहाँ अवस्थित है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों उस समय हुआ था अर्जेंटीना में, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो फरवरी 2024 में जो हुआ वो 13वां हुआ था दोस्तों WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन। कहाँ हुआ था? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया गया था। अगर WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में की गई थी दोस्तों। किस रूप में? तो गैट के रूप में किया गया था, GATT। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अच्छा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष की अगर बात करें तो नगोजी ओंकोजी इवेला हैं, जो अफ्रीकी देश की पहली महिला भी हैं इसके अध्यक्ष बनने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना? इसको समझते हैं दोस्तों। 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण कौन था? तो तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल्स लाया गया था भारतीय सेना में। किसके स्थान पर? तो एक राइफल का नाम था बेस ब्राउन, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल्स लाया गया था। इसमें गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था और गाय और सूअर की चर्बी प्रयोग होने से हिंदू मुस्लिम दोनों का धार्मिक भावना आहत हुआ। तो यही कह रहा है कि बेस ब्राउन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो हेनरी हार्डिंग इस व्यक्ति का नाम था और यही 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। सबसे पहले इसका बेस की बात करें तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वां रेजिमेंट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है, 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे मंगल पांडे, वो विरोध किए इस चीज़ का और अपने ऑफिसर पर गोली चला दिए। मंगल पांडे को बंदी बना के और 8 अप्रैल 1857 को दोस्तों फांसी दे दिया गया। 10 मई 1857 को याद रखेंगे, मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के सैनिक जो विद्रोह हुआ उसका प्रतीक क्या था? तो कमल का फूल और रोटी चपाती जिसको बोलते हैं, याद रखेंगे। और कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग ने इसको जो है अहम भूमिका निभाया था इस विद्रोह में।
तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो नवंबर 2020 में डेविड आर मालपास थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान जो है जून 2023 में भारतीय मूल के अजय बंगा, नाम सुने होंगे हो सकता है करंट अफेयर में, अजय बंगा भारतीय मूल के हैं। वो विश्व बैंक के 14वें क्रम के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1944 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों को उनको आर्थिक उन्नति में सहायता करता है, वित्त पोषण प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के वित्तीय जो है ये देता है, सलाह देता है। विश्व बैंक में वर्तमान में लगभग 189 या 190 देश हैं, 189 देश ही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुला कांत डैश की पूर्व एमडी हैं। देखिए बड़े बड़े संस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर से हमें पता चलता है कि क्या पूछा जा रहा है। जो संस्था पूछा या फिर इस चीज जो चीज़ से क्वेश्चन पूछता है उस टॉपिक को करके जाए। अभी विश्व बैंक के उस समय नवनियुक्त हुए थे एमडी और सीएफओ अंशुला कांत। वो किस चीज़ के पूर्व एमडी हैं? तो एसबीआई के पूर्व एमडी हैं दोस्तों। ये जो है वर्तमान में भी अभी बने हुए हैं अपने पद पे। वर्तमान में अंशुला कांत विश्व बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको सीएफओ बोलते हैं। यानी कि अगर पूछ ले आपसे कि वर्तमान समय में विश्व बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, सीएफओ, तो यही एमडी और सीएफओ वर्तमान में भी अंशुला कांत जी ही हैं, तो इसको याद रखिएगा। विश्व बैंक जो है और भी कुछ भारतीय की अगर बात करें तो इंदरमीत गिल का नाम सुने हैं आप लोग। इंदरमीत गिल विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। कौशिक बसु के बाद इंदरमीत गिल विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री की प्रतिष्ठित भूमिका निभाने वाला दूसरा भारतीय है। अच्छा, अभी ममता मूर्ति की बात करें तो वर्तमान में विश्व बैंक में मानव विकास की उपाध्यक्ष हैं। मानव विकास की उपाध्यक्ष ममता मूर्ति और मुख्य अर्थशास्त्री की प्रतिष्ठित भूमिका निभाने वाले कौशिक बसु के बाद इंदरमीत गिल दूसरा है और एमडी सीईओ अंशुला कांत हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंसक को सेवा मुक्त कर दिया गया? यानी कि ऐसा कौन सा मिसाइल का विध्वंसक था, मिसाइल को मार गिराता था, उस नौसेना का मिसाइल विध्वंसक को सेवा मुक्त किया गया? तो आईएनएस रंजीत को किया गया। अभी याद रखेंगे कुछ और भी विध्वंसक थे, युद्धपोत थे, जिसे चीता, गुलदार, कुंभीर को राष्ट्र के 4 दशक के सेवा के बाद यानी 40 साल सेवा प्रदान करने के बाद चीता, गुलजार और कुंभीर ये 3 को 12 जनवरी 2024 को सेवा मुक्त कर दिया गया। मार्च 2024 में मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत की पहली मिड गेट पनडुब्बी एरोबेना को बनाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। और भारत में अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत का नाम क्या है दोस्तों? आईएनएस विक्रमादित्य। विक्रमादित्य आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडियन नेवी शिप, इसको याद रखिएगा। आईएनएस विक्रांत युद्ध ये है जो बहुत सारा विमान को ढोता है, लड़ाकू विमान को, तो ये ढोने वाला आईएनएस विक्रांत है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? तो आसियान के संस्थापक देशों में से एक मलेशिया है दोस्तों। मलेशिया जो है आसियान के संस्थापक देशों में। आसियान का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसको फुल फॉर्म सुनिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 1967 में 8 अगस्त को हुआ था दोस्तों, और बैंकॉक में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अभी आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। आसियान का 11वां सदस्य अभी बात करें तो तिमोर लेस्ते को बनाने की घोषणा 2022 में हुआ था। नोम्पे शिखर सम्मेलन 2022 में किया गया था।
आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच जो है सांस्कृतिक, सुरक्षा, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था ये सब से रिलेटेड आपसी सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय डैश में है। तो इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों फ्रांस के लियोन में शहर में है। इंटरपोल मतलब इंटर मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस। दोस्तों इसका स्थापना 1923 में हुआ था। इसका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था ICPO के रूप में किया गया था। इसके वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें, प्रमुख की बात, तो जनरल अहमद नासर अल राइसी जो कि UAE के हैं। फिर से बोल देता हूँ, जनरल अहमद नासर अल राइसी। और 1923 में तो स्थापना ICPO के रूप में हुआ था, जिसको कि 1956 में नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया। इंटरपोल 7 प्रकार के नोटिस जारी करता है दोस्तों। रेड नोटिस, येलो नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज, पर्पल नोटिस, ब्लू नोटिस और ब्लैक नोटिस। जिसमें रेड नोटिस का याद रखिएगा कि यह सभी इंटरपोल सदस्य देशों में संदिग्ध जो होते हैं, जिसको कि जैसे आतंकवादी हम लोग करार करते हैं, उसको ट्रैक और गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा एजेंसी को अनुमति देता है रेड नोटिस जारी करके, ताकि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही? तो महात्मा गांधी ने कही थी। महात्मा गांधी दोस्तों BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिए थे, उसी समय ये बोले थे। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 4 फरवरी 1916 को किया गया था। अब BHU का उद्घाटन उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उनके द्वारा किया गया था। 1898 में, याद रखिएगा 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल का निर्माण किया था और यही सेंट्रल हिंदू स्कूल 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से BHU बन गया। दोस्तों आप लोग को ये भी पता है कि मैं बहुत सारे फैक्ट बोलता हूँ, इसलिए लिखता नहीं हूँ, लिखने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा नॉलेज के लिए सुनते चलें। ये खाना बनाते समय, सोते समय भी मेरा वीडियो आप सुन सकते हैं। बाकी तो डिटेल आपको जैसे पढ़ना है उस तरह से पढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के देखिए दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन है? तो रक्तचाप। असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग 2 प्रकार के रोग होते हैं दोस्तों। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो ये रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समुदाय में सूक्ष्मजीव वगैरह से, जैसे सूक्ष्मजीव हो गया, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सब से फैलते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एड्स हो गया दोस्तों, ये विषाणु से फैल जाता है। प्लेग हो गया, जीवाणु से फैल जाता है। तो ये सब संक्रामक रोग के एग्जाम्पल हैं। जबकि असंक्रामक रोग ये जो है दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। जैसे कैंसर असंक्रामक रोग है, यह कोशिकाओं में जो है तीव्र कोशिका विभाजन के कारण उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब असंक्रामक रोग हैं जो दूसरा में नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें CFC होता है? तो प्रशीतक। प्रशीतक किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में फ्रीज बोलते हैं दोस्तों, यानी ठंडा करने वाला। CFC मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूर्ण नाम होता है दोस्तों। ओजोन में परत में आप लोग पढ़े होंगे कि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, उसमें छेद होने का प्रमुख कारण यही CFC है। ये बहुत सारे सेंट में, पुरुष लोग जो दाढ़ी बनाते हैं उसके फोम वगैरह में भी पाया जाता है दोस्तों। ओजोन का अणुसूत्र होता है O3, इसको याद रखिएगा। ऑक्सीजन का O2, ओजोन का O3। ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है, इसकी सर्वाधिक सघनता समताप मंडल में ही होती है। यह क्या करता है? तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अच्छा, बातित पेय की अगर बात करें तो बातित पेय में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भरा रहता है। मतलब जो शीतल पेय होते हैं जैसे स्प्राइट वगैरह, ये सब दोस्तों बियर वगैरह में, ये सब में बातित पेय में
बर्निश की अगर बात करें तो बर्निश का उपयोग लकड़ी तथा कुछ अन्य पदार्थों के ऊपर उनकी सुरक्षा और सुंदर दिखने के लिए बर्निश किया जाता है दोस्तों। बर्निश में टर्पेंटाइन मिलाकर पतला करते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वेबसाइट द्वारा निर्मित छोटी टेक्स्ट फाइल जो कि यूजर के कंप्यूटर में उसके सेशन के लिए अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो कुकीज कहते हैं दोस्तों उसको। कुकीज वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर कर लेता है। कुकीज जो है उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है। इसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं तथा उसके द्वारा खोजी गई वेबसाइटों का विवरण वेब ब्राउजर पर संग्रहित करता है। कभी कभी देखते होंगे लोग बोलता है पासवर्ड वगैरह सेव करके रखो गूगल में, क्रोम वगैरह में, तो वो कुकीज का उसमें योगदान रहता है दोस्तों। वही क्लिक कभी पासवर्ड भरने का आएगा तो अपने से खुद से रिकमेंड करेगा अगर सर्च आप कीजिएगा तो। ऐसे सुरक्षित यही है कि हमें सेव करके नहीं रखना चाहिए किसी पासवर्ड को गूगल क्रोम वगैरह में, नहीं तो किसी गलत आदमी के हाथ में मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी यंत्र लग जाएगा तो उसको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो वहीं से निकाल लेगा। मैलवेयर की अगर बात करें तो यह द्वेषपूर्ण उत्पन्न किया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसे मैलवेयर कहा जाता है। बग के बारे में आप तो पढ़े ही हैं, कंप्यूटर में मौजूद अशुद्धियों को बग कहा जाता है। और कैश, ये छोटे छोटे फाइल जो कि जाम करके रखते हैं उसे कैश बोलते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में। इसी कैश को आप क्लियर करते रहिएगा तब मतलब आपका हैंग होने से बच जाएगा यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, यानी किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव का मूर्ति हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर में है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी तट पर अवस्थित है। कृष्णदेव राय ने राज्याभिषेक के अवसर पर विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम का निर्माण करवाया था। अब विरूपाक्ष मंदिर को पंपावटी मंदिर भी कहते हैं। गोपुरम क्या होता है? मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं। विरूपाक्ष मंदिर के पूरब में पत्थर का विशाल नंदी का जो बैल उनका है, उनका नाम नंदी है, कृष्ण शंकर भगवान के बैल का नाम, और दक्षिण में गणेश जी की प्रतिमा है। हम्पी में हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर भी प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत बार विट्ठल स्वामी मंदिर पूछता है कहाँ है, तो हम्पी में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति महाराष्ट्र पैदा करता है दोस्तों। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यही है, तापीय ऊर्जा। ऊर्जा बहुत सारा चीज से मिलता है, जैसे पवन ऊर्जा से उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के स्रोत है दोस्तों। तो भारत में सबसे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा सर्वाधिक प्राप्त किससे होती है? कोयला से प्राप्त होती है। अब कोयला से रिलेटेड एक बहुत बड़ा संस्था है जो तापीय ऊर्जा प्रदान करता है, उसको एनटीपीसी बोलते हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। अच्छा, कोयला जलाने से CO2 गैस भी प्रकट होता है जो कि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अब भारत सरकार अभी वर्तमान में जो है नवीकरणीय ऊर्जा को महत्व दे रहा है। तापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तापीय ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब। अब इससे याद रखेंगे सौर ऊर्जा से एक चीज़, ISA, अगर आप लोग को याद आया होगा तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत और फ्रांस मिल के इसका स्थापना किया था दोस्तों। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पहला संस्था का मुख्यालय यही गुरुग्राम हरियाणा में है। अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सौर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है विश्व की जिसका मुख्यालय भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है? तो ध्रुव का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूर्ण नाम है दोस्तों, इसके द्वारा किया गया है। अच्छा, बार्क की स्थापना, इसका निर्माण जो है इसके द्वारा, बार्क द्वारा ध्रुव रिएक्टर का निर्माण, यानी ध्रुव का निर्माण हुआ था 1985 में। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है।
BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित प्रथम रिएक्टर की अगर बात करें तो उसका नाम अप्सरा है, अप्सरा, जो कि 1956 में बनाया गया था। तो 1956 इसको याद रखिएगा। बार्क का जो है मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अभी वर्तमान में विवेक भसीन, इनको याद रखिएगा, विवेक भसीन इसके बार्क के प्रमुख हैं, अध्यक्ष। विश्व का प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में बनाया गया था, जो कि हम यूट्यूब के चैनल पर कम्युनिटी में भी डाले थे एक बार। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन हम डाले हैं दोस्तों। तो यह इसका जनक होमी जहांगीर भाभा है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र, जो कि एक नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, ऐसा करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि भरत मुनि थे दोस्तों। भारत का प्रथम नाटक पर सैद्धांतिक पुस्तक यही है, नाट्य शास्त्र। और भारत का प्रथम नाटककार के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन है, तब भास को कहा जाता है। विद्वान एक थे नाटककार भास, इनको भारत का प्रथम नाटककार कहा जाता है। जबकि कालिदास की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नाटककार कालिदास को माना जाता है। कालिदास पर यही भास का प्रभाव पड़ा था। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, इसको भी याद रखिएगा। बहुत बार पूछ देता है कि इनमें से कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है, या फिर इनमें कौन रचना एक नाटक है। तो कोई हो सकता है जीवनी रहे, कोई नाटक रहे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। हर्षवर्धन की अगर बात करें तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब पुस्तक के बारे में पूछता है एग्जाम में कि नागानंद किनकी रचना है, हर्षवर्धन की, रत्नावली हर्षवर्धन की। विष्णु शर्मा की बात करें तो विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र पुस्तक का रचना किया गया है, जो कि हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि पंचतंत्र का रचना कौन किया, विष्णु शर्मा। और बाइबल के बाद सर्वाधिक भाषा में अनुवाद करने वाला पंचतंत्र विश्व का दूसरा जो है ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, MOU पर? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU का फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको याद रखिएगा कि HCL फाउंडेशन 2019 में नमामि गंगे अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और IBM की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके अध्यक्ष भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी इन्फोसिस के तो अभी जान रहे हैं, नारायण मूर्ति थे फाउंडर, अभी वर्तमान में उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सुधा मूर्ति इसको चला रहे हैं। अच्छा, आगे अगर बात करें क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष का नाम बताएं। 2020-21 के लिए उदय कोटक को बनाया गया था। दोस्तों याद रखेंगे कि सितंबर 2024 में संजीव पुरी भारतीय उद्योग CII के अध्यक्ष हैं। CII के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, संजीव पुरी, जो कि 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम फिर से याद रख लीजिएगा, संजीव पुरी। लेकिन 20-21 के लिए उदय कोटक थे, 2024-25 के लिए संजीव पुरी को बनाया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको कि CII बोलते हैं, एक गैर सरकारी यानी कि गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना CII की स्थापना 1895 में इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेड्स एसोसिएशन के रूप में किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस ने डिजाइन की थी? कौन सा इमारत का FW स्टीवेंस किया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसको कि पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, वहाँ वो मतलब उसका डिजाइन करने वाले थे। रेलवे स्टेशन भी है दोस्तों यही, वहाँ का कुछ बहुत सारे का डिजाइन वास्तुकार के बारे में पूछता है दोस्तों, तो सुन लीजिए आप लोग। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था। कलकत्ता का वास्तुकार पूछता है, जॉब चोरनोक थे।
अभी जितना मूर्ति बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह दोस्तों, ये राम भी सुतार इसका डिजाइन करता है, तो इसको याद रखिएगा। केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन हर्बर्ट बेकर ने किया था। विक्टोरिया मेमोरियल की अगर बात करें तो इसका डिजाइन डब्ल्यू इमर्सन ने किया था। भोपाल में भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। एक चंडीगढ़ का बराबर एग्जाम में पूछता है, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर, तो इसको भी याद रखिएगा। इतना बोल दिए दोस्तों, बहुत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 16, यानी लोक हित में समान अवसर, यानी कि जितना भी प्रकार का नौकरी पेशा ये सब निकलता है, रोजगार में सबका समान अवसर दिया जाए, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णित है। जबकि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता, मतलब सब बराबर है कानून के समक्ष, ये 14 बताता है। विधि के समक्ष समानता इसको बोलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो 15 में धर्म, जाति, लिंग ये सब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जाति ये सब, लिंग भेदभाव ये सब, किसी को जाति के आधार पे, चाहे लिंग के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा वर्णित है अनुच्छेद 15 में। अभी कुछ अनुच्छेद की बात करें अगर मान लिया जाए तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो है क्या किया गया, मौलिक अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 300 के क या 1A कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें डाल दिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और घट गया इस तरह से 7 से अब 6 मौलिक अधिकार हो गए, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। इसको याद रखिएगा, अधिकार 6 जबकि कर्तव्यों की संख्या 11, तो इस तरह से याद रखेंगे। अभी वर्तमान में जो है 124वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध जो है सवर्ण लोग को 10% आरक्षण से, जिसको कि EWS बोलते हैं, इसको 10% के आरक्षण से था। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो सर्पगंधा है दोस्तों एक पौधा, इससे रक्तचाप का उपचार किया जाता है। इससे बहुत सारा उपचार किया जाता है। अनिद्रा दोस्तों, सर्पगंधा से अनिद्रा का, रक्तचाप का, पेट की समस्या का उपचार, स्त्रियों में मासिक धर्म के दर्द से राहत दिया जाता है इसके द्वारा। सांप काटने का इलाज भी सर्पगंधा से, इसका नाम ही देखिए सर्पगंधा है, तो इस तरह से याद रखिएगा। बहुत सारे दवा पूछा जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के जीवों के द्वारा एंटीबायोटिक, जिसको प्रतिजैविक बोलते हैं, वो एंटीबायोटिक हमें रक्षा करता है किसी भी बैक्टीरिया वगैरह के कारण कोई अगर बीमारी होता है उससे लड़ने में। उसी तरह से एनाल्जेसिक दवा होता है जो कि दर्द निवारक दवा होता है। उसी तरह से एंटीमेटिक्स होता है जो कि उल्टी या फिर जी मिचलाता है उसके लिए दवा है। तो विभिन्न प्रकार के ये सब होता है। तुलसी का बहुत सारा गुण होता है दोस्तों। इसमें कहा जाता है कि तुलसी का, कच्चा तुलसी का सेवन करने से 48 प्रकार के बीमारी में राहत मिलता है। बाकी बबूल से दांत स्वस्थ होते हैं, इसका तो दातुन भी बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया है? 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे AS किरण कुमार, उनको फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष की अगर बात करें तो S सोमनाथ जी हैं। S सोमनाथ जो हैं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। अगर यहाँ बात करें तो अप्रैल 2024 में अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान 3 मिशन की टीम को अमेरिका का जो है एक संस्था जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सब विभिन्न प्रकार के सम्मान देती है, उतना नहीं पूछेगा दोस्तों, याद रखेंगे यही। ये भी वर्तमान में S सोमनाथ हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। चंद्रयान मिशन के लिए इसको अवार्ड दिया गया अमेरिका के द्वारा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश S अरविंद बोबड़े थे। लेकिन
अभी वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI संजीव खन्ना बन चुके हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले बने हैं संजीव खन्ना, इसलिए इसको रट लीजिएगा, 1-2 महीना पहले बने हैं। 91 भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे, जबकि 50वें कौन थे दोस्तों? तो DY चंद्रचूड़। 49वें UU ललित थे, तो इसको याद रखिएगा। अभी पूछ दे अगर क्वेश्चन में आपको कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मेन जज को मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। जो दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, और इसका स्थापना इससे जुड़ा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? तो सबसे पहले जो T20 क्रिकेट विश्व कप हुआ दोस्तों, वह भारत ने जीता था। कैसे, इसको याद समझिए। सबसे पहले 2007 में T20 विश्व कप क्रिकेट हुआ था दोस्तों। इसमें दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को पराजित करके पहला कप जीता था। T20 क्रिकेट विश्व कप जो है 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है, और दूसरा T20 2 वर्ष पर होता है। 2007 वाला भारत जीता पाकिस्तान को हरा के, 2009 वाला पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा के जीत गया। 2 बार T20 क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और भारत 2 बार जीता है दोस्तों, दोनों। अभी रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता भारत। और वर्ष 2024 में पुरुष के T20 क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में हुआ ही था, और दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर भारत ने अपना दूसरा खिताब T20 विश्व कप का जीता। अच्छा, याद रखेंगे कि 2026 वाला जो अब T20 कप विश्व कप होगा क्रिकेट का, उसका मेजबानी भारत और श्रीलंका दोनों करेगा, ऐसा मतलब घोषणा किया गया है। अब अगर चेंज होगा तो दोस्तों देखिए आएगा न्यूज करंट अफेयर में। अभी तक तो यही है कि भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर 2026 का T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मेहनत होता है दोस्तों, इसलिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। देखिए बहुत सारे फैक्ट चुन चुन के आपके लिए लाता हूं ताकि क्वेश्चन न छूटे। WWW का आविष्कार किसने किया? तो WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। WWW का जो है दोस्तों फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। WORLD वर्ल्ड वाइड WID वाइड और WEB वेब, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अच्छा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिलेटेड रहेगा दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन। रॉबर्ट E कान, देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन, ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको IP एड्रेस बोलते हैं, इसका डिजाइन और विकास किया। अच्छा, पहला ऑप्शन बिंट सर्फ की अगर बात करें तो बिंट सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आधुनिक कंप्यूटर के पिता तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का पिता A.L. ट्यूरिंग को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि कंप्यूटर का पिता सबको पता रहता है दोस्तों, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का पिता A.L. ट्यूरिंग को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत के झारखंड राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा स्थान पर झारखंड और तीसरा स्थान पर उड़ीसा आता है। लेकिन खजाना सबसे ज्यादा कहाँ है, भंडार कहाँ है? झारखंड में। उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना चट्टान से प्राप्त किया जाता है। लगभग 98% कोयला गोंडवाना लैंड से प्रदान किया जाता है। कोयला का 4 किस्म होता है, जो कि आप पढ़े होंगे 10 क्लास में दोस्तों। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे उच्च किस्म का कोयला कहा जाता है, जबकि पीट कोयला को सबसे घटिया किस्म का कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था?
तो पहला रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे के बीच चला था दोस्तों। कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 को। देखिए बहुत सारा फैक्ट हर सेट में बताता हूं दोस्तों, सब क्वेश्चन रिवीजन हो जाते हैं। मैं बहुत बार बार बोलता हूं कि अगर 50 सेट आप देख लिए मेरा वाला तो बहुत सारा आपको रिवीजन होकर रटा जाएगा। तो भारत में पहला यात्री रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853 को चला था। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। ये तो बहुत कम पूछता है, लेकिन आजकल जैसा सिचुएशन है एग्जाम का, सभी लोग रट के जा रहे हैं तो इसलिए पूछ ले। पहला गाड़ी चला था 34 किलोमीटर और दूसरा यात्री रेलगाड़ी चला था वो 36 किलोमीटर चला था, 2 किलोमीटर ज़्यादा। भारत में रेल का परिचालन लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हुआ, यानी इसलिए डलहौजी को रेलवे का पिता भी कहा जाता है। अच्छा, याद रखेंगे कार्ल मार्क्स जो कि पूंजीवाद के धुर विरोधी थे, उन्होंने लिखे थे कि भारत में रेलवे की शुरुआत आधुनिकता के प्रथम चिन्ह है। याद रखेंगे कि भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का है? तो हुबली, कर्नाटक में पड़ता है, हुबली जंक्शन वहीं का है। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे खड़गपुर था सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का दर्जा, उसके बाद गोरखपुर को मिला था दोस्तों, अभी वर्तमान में हुबली है जो कि कर्नाटक में है। भारत में सर्वाधिक रेलवे का विस्तार लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। विस्तार हुआ कर्जन के काल में, लेकिन शुरुआत हुआ डलहौजी के काल में। भारत में सबसे अधिक रोजगार रेलवे क्षेत्र में प्राप्त होती है। बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो रेलवे है। अच्छा, भारतीय रेलवे का एशिया में दूसरा स्थान जबकि विश्व में चौथा स्थान प्राप्त है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो तमाशा महाराष्ट्र में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब किसी को आप बोलिएगा कि तमाशा करेगा मेरे पास, तो समझ जाइएगा कि महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। बहुत सारे राज्यों का पूछता है, जो कि बहुत सारे सेट में मैं बताया हूँ, फिर भी कुछ कुछ राज्यों का बताता हूँ। महाराष्ट्र में जैसे लावणी प्रसिद्ध है, याद रखेंगे तमाशा भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में रास लीला नौटंकी ये सब प्रसिद्ध है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। पंजाब वगैरह में देखिए भांगड़ा गिद्धा ये सब किया जाता है। कर्नाटक में यक्षगान, बराबर एग्जाम में पूछता है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। बिहार का अगर पूछेगा तो जट जटिन, झिझिया नृत्य ये सब। हिमाचल प्रदेश में छपेली, बहुत बार पूछा जाता है छपेली के बारे में, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो रिवर डॉल्फिन यानी नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, तो घाघरा दोस्तों। घाघरा, अगर ऐसे तो याद रखिएगा कि गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है भारत में, लेकिन घाघरा नदी दोस्तों गंगा नदी में मिलती है, तो यूपी के बॉर्डर के आसपास, तो इसलिए याद रखेंगे यूपी बिहार के बॉर्डर के पास ये गंगा नदी मिल जाती थे, घाघरा मिल जाती है, इसलिए घाघरा से गंगा नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती है। सिंधु नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 2009 में गंगा नदी के डॉल्फिन को, जिसको कि गंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। डॉल्फिन कशेरुकी संघ के जीव हैं और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे प्लाटानिस्टा गंगेटिका। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित है, तो इसको भी आप लोग याद ही रखिएगा, क्योंकि बराबर हो सकता है पूछ दे कि राष्ट्रीय जलीय जीव है तो इसका जो है अनुसंधान जो है केंद्र कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो दोस्तों यह असम राज्य में होता है। यह मेला क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि यह विश्व का एकमात्र ऐसा है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली जीवित है। भारत का भी एकमात्र ऐसा मेला है, याद रखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। जोन बिल मेला, जोन मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा और बिल मतलब होता है आर्द्र भूमि। जोनबिल मेला 3 दिवसीय मेला होता है दोस्तों। यह मेला 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, ऐसा जानकारी मिलता है। इसका फेमस इतना क्यों है कि भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है दोस्तों? एक वस्तु को लेने के लिए दूसरे वस्तु के साथ आदान प्रदान करना। जैसे पहले हम लोग के गांव में क्या होता था दोस्तों, हमको याद है कि मम्मी आटा लेके जाती थी किसी के यहाँ और दही लेकर आती थी, तो मतलब आटा से दही को बदल दिया जाता था। आज भी गांव में ऐसा होता है दोस्तों, कोई मतलब सरसों का तेल लेकर जाता है और तिल का तेल किसी से लेता है, तो इस तरह से।
वस्तु विनिमय प्रणाली एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ बदलना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। उस मिशन का नाम बताएं जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। तो आदित्य L1 मिशन हुआ दोस्तों। इसमें इसरो जो है इसके तहत सूर्य का अध्ययन करने के लिए किया गया। सूर्य में क्या होता है, उसका रे कैसा आता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, सौर विकिरण किस तरह से निकलता है, इससे रिलेटेड आदित्य L मिशन को लॉन्च 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को। आदित्य L1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच एक बिंदु है L1 जिसको लैग्रांज बिंदु बोलते हैं L1, उसके निकट स्थापित किया गया है। आदित्य L1 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला में सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर हवा, ये सब जो है मतलब अध्ययन करेगा इसलिए। अच्छा, इसरो के बारे में भी बता ही दिए थे पिछला क्वेश्चन में कि इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया? तो दोस्तों यह शाहरुख खान ने जो है अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट जो हैं डेविड लेटरमैन के साथ काम किए। और तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखेंगे भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। और भारतीय सिनेमा का जनक की अगर बात करें, पिता की बात करें, तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और भारतीय सिनेमा को कंट्रोल करने के लिए भारत में FTII संस्था है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में R माधवन है। इनका एक अभी प्रसिद्ध फिल्म आया था रॉकेटरी फिल्म दोस्तों, R माधवन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था और एक्टर भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिखाजी कामा द्वारा 1907 में डैश में फहराया गया था। तो यह जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया गया था 1907 में। भारत में प्रथम झंडा अनौपचारिक रूप से 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था, ऐसा माना गया। मैडम कामा को भारत में क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। मैडम भिखाजी कामा को क्रांतिकारियों की माता। 26 जनवरी 1930 को भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम फहराया गया। इस कारण से झंडा स्वाधीनता दिवस मनाया गया और उस समय झंडा भी फहराया गया। 14 अगस्त को जो है मध्य रात्रि में, यानी कि मोटा मोटी जिसको 15 अगस्त हम लोग बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्र भारत में झंडा फहराया गया। याद रखेंगे झंडा से रिलेटेड एकदम बेसिक नॉलेज जिसको कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। 26 जनवरी को झंडा कौन फहराया जाता है, किसके द्वारा? ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि 15 अगस्त को झंडा प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। भारत में आधुनिक भारत का जो है ध्वज जो है सर्वप्रथम अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। भारतीय ध्वज को अपनाया गया जो आधुनिक झंडा हमारा है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रॉन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फॉर्मूला जो ट्रांसलेशन होता है उसी के लिए शॉर्ट में फोरट्रॉन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। फोरट्रॉन क्या है? तो बीज गणित पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। 1966 याद रखेंगे, ANSI ANSI इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि 1946 में ANSI ने फोरट्रॉन भाषा का मानकीकरण किया। बहुत सारा फुल फॉर्म जैसे ANSI का पढ़ें उसी तरह से बहुत सारा कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछा जाता है जो कि बराबर बताते हैं। जैसे कोबोल एक होता है भाषा, ये भी है COBOL कोबोल। कोबोल का मतलब होता है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CO से कॉमन, B फॉर बिजनेस, O से ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज। CPU बराबर हर क्वेश्चन में बताता हूँ सेट में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट उसी को बोलते हैं। ALU का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका भी बराबर बताया हूँ। एक ही चीज़ को बार बार बोलने से खाली वीडियो लंबा होगा। पिछला सेट भी देखते चलें। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? तो सूरत में। बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन रहा था दोस्तों, इसलिए इसको याद रखिएगा। सूरत कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। इसमें जो है नरम दल और गरम दल 2 भाग में कांग्रेस बट गया था। इस विभाजन का तत्कालिक कारण क्या था? तो अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था।
गरम दल बीजी तिलक और बाद में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल का कुछ मांग अलग था। सूरत जो ये हुआ था 1907 में अध्यक्ष था, वो सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। 1907 में तो कांग्रेस दो भागों में बट गया, लेकिन फिर से मिला कब? तो 1916 में, याद रखेंगे। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जीवी तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से गरम दल और नरम दल में एकता स्थापित हुआ। और 1916 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे पहले कांग्रेस का, ये देखिए यहाँ से याद रखिएगा, कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था दोस्तों, और पहला जो है मीटिंग बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा कलकत्ता में हुआ था। अम्लों और क्षारों के बीच में निम्नलिखित में से क्या समानताएं हैं? अम्ल और क्षार के बीच क्या है? तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, मतलब उष्मा छोड़ता है दोस्तों, उष्मा खींचता नहीं है, यही समानता है। अच्छा, अम्ल क्षार की अगर बात करें तो बॉयल के अनुसार, बॉयल एक वैज्ञानिक थे, तो बॉयल के अनुसार वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा, उच्च विलायक, शक्ति युक्त नीला लिटमस पत्र को लाल करने वाला तथा धातु के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, अम्ल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सभी दोस्तों याद रखेंगे कि अम्ल हैं। जबकि वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो, लाल लिटमस पत्र को नीला साबुन की तरह चिकनाहट वाला, दाहक और अम्ल के साथ लवण देता है, उसे वह भस्म कहलाता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए NaOH कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, पोटेशियम सोडा हो गया KOH, उसी तरह से इसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, पीएच स्केल की खोज कौन किया था दोस्तों? तो सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे, वो किए थे पीएच स्केल की खोज। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं? तो ग्लूकोज के अणु पायरूविक एसिड में टूटते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का जो है इधर जब सांस लेते हैं दोस्तों तो इसके माध्यम से ऑक्सीजन जाता है और ग्लूकोज को पायरूविक एसिड में तोड़ देता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र आप लोग पढ़े होंगे, C6H12O6 होता है। यह एल्डो शुगर है। यह शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है तत्काल में। और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल में विघटित हो जाता है। ग्लूकोज CO2 और जल H2O में विघटित होता है दोस्तों। इसमें ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, जबकि लैक्टिक एसिड को दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी CV रमन से संबंधित है, क्योंकि CV रमन का जन्मदिन मनाया जाता है दोस्तों। उन्हीं की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को विश्व रंग भेद उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को तो सब जानते ही हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 21 मार्च हो गया। 21 फरवरी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। सभी लोग अपने अपने मातृभाषा का दिवस मनाते हैं, सब देश। अच्छा, 19 फरवरी की अगर बात करें तो विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस मतलब पेंगोलिन जो जीव है उसको बचाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि वो इंडेंजर्ड स्पेसीज की लिस्ट में उसको भारत सरकार भी रखा है, वर्ल्ड के कई देश भी रखे हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने डैश की शुरुआत की? तो सुरक्षित ई भुगतान के लिए RBI ने विजन 2021 की शुरुआत की। याद रखेंगे। और क्या, RBI की अगर बात करें, और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 1934 के एक्ट के तहत किया गया।
याद रखेंगे कि आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया दोस्तों। और आरबीआई के अध्यक्ष वर्तमान में संजय मल्होत्रा साहब हैं। मल्होत्रा साहब हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। 26 जुलाई 1979 को वरीयता का सूची जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। उसमें दूसरा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पद उपराष्ट्रपति है। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहला कौन है, भारत में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पद कौन है, जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है, आप कमेंट करके बताइएगा। जबकि तीसरा वैल्यूएबल पद, तीसरा नंबर पे प्रधानमंत्री पीएम आते हैं, यहाँ है। चौथा नंबर पर राज्य के राज्यपाल अपने अपने राज्य में आते हैं। पाँचवा नंबर पे जितने भी भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं और उप प्रधानमंत्री हैं, ये सभी आते हैं दोस्तों। छठा नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। और सातवां नंबर पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो जितने भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, इतना सब 7 नंबर आते हैं। इसको फिर से रिवीजन करके सुन लीजिएगा। और लास्ट में कमेंट यह जरूर कीजिएगा कि भारत का सबसे 1 नंबर पर वैल्यूएबल पद कौन है, उसको कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।